हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लर्न। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैगजीन जो कि विजन आईएएस का है। यह है इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर और जो कि जून महीने 2023 का है। करंट अफेयर यूपीएससी और पीसीएस के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, लगभग 1.5 साल का होता है। तो आज हम लोग शुरुआत किए हैं महीने जून से, जो कि इसको लगातार इसको करते रहेंगे और पिछला जो भी बचा हुआ है महीने लगभग 1.5 साल कवर करने के लिए उसको हम लोग करेंगे। सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोग इसको खोलिए प्लेलिस्ट को और जाइए, प्लेलिस्ट भी इसको बनाया गया है, तो जाकर वीडियो देखिए। और ये आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले इकोनॉमिक, जो कि और भी इसमें राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पर वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग जाइए और इसको देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लोग का टॉपिक है, यहाँ पर पेन ले लेते हैं, यहाँ पर है राज्यों का पूंजीगत व्यय, शहरी सहकारी बैंक, महत्वपूर्ण खनिज, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग, मिशन एवं एडवांस एवं हाई टेक इम्पैक्ट रिसर्च, राष्ट्रीय विद्युत योजना, उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन, भारत में उर्वरक क्षेत्र, स्टार्टअप इकोसिस्टम का विनियमन, निवेशक सेवा कोष और निवेशक सुरक्षा कोष, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग, भारत में रेलवे सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, फिर संक्षिप्त सुर्खियां हैं जिसमें कि विकासशील देश का दर्जा है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, यूएनडीपी और दीनदयाल उपाध्याय का साझेदारी पार्टनरशिप का है, उचित एवं लाभकारी मूल्य है, सुलभ समझौता और तकनीकी राइट ऑफ के लिए रूपरेखा है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है, ग्रीन फ्लेक्सिबल है, अंतर्दृष्टि है, फिर गिफ्ट टैक्स है, और भी इसमें है, लगभग 20 संक्षिप्त वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सब्जेक्ट को सीधे कि कौन से टॉपिक पर है। तो पहला इसमें राज्यों का पूंजीगत व्यय है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में यह पहला टॉपिक है, राज्यों का पूंजीकरण व्यय। तो चलिए देखते हैं सुर्खियों में क्या है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह मंजूरी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत दी गई है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के बारे में, तो चलिए योजना के बारे में जानते हैं। योजना की शुरुआत कैसे हुई। तो इस तरह की योजना पहली बार वित्त मंत्रालय ने 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह था उच्च गुणक प्रभाव, इसे राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना था। इसकी सहायता क्या है? तो यह राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। इसके योजना के भाग, तो देखिए इसके भाग यहाँ पे दिए गए हैं। इस योजना के 8 भाग हैं। भाग 1 के तहत सर्वाधिक यानी 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देखिए भाग 1 के तहत राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राशि आवंटित की गई है। यह आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है। योजना के अन्य भाग या तो सुधारों से जुड़े हैं या क्षेत्रक विशिष्ट परियोजनाओं में से संबंधित हैं। देखिए इसके यहाँ पे कुछ भाग हैं, योजना के अन्य भाग, जो कि पहला यहाँ पे देखा गया। तो यहाँ पे हम लोग 8 के बारे में देखते हैं। जैसे कि दूसरा भाग इसमें है पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु प्रोत्साहन। जैसे कि इसमें चल रहा है ना कि 2020 साल पुराना, 25 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कर देना है। जो पुराने वाहनों को उसको कुछ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको स्क्रैप करिए, नए वाहन खरीदने के लिए उसको प्रोत्साहन राशि पाइए। तो ऐसे कुछ योजना है। तीसरे में है नगर योजना निर्माण संबंधी सुधार। चौथा योजना है शहरी स्थानीय निकायों में वित्त पोषण संबंधी सुधार। 5वां है पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाके में पुलिस कर्मियों हेतु आवास की सुविधा। देखिए ये तो सरकार की बहुत अच्छी योजना है। सभी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन इसमें देखिए पुलिस के लिए नहीं सोच रहे थे, तो अब पुलिस के बारे में भी अच्छा ये है कि आवास उनको मिलेगा। इसमें छठा है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु यूनिटी मॉल का निर्माण करना है। 7वां है बच्चों और किशोरों के लिए समर्पित पुस्तकालय एवं डिजिटल अवसंरचना है। ये भी लाइब्रेरी के लिए बहुत अच्छा चीज है। 8वां है राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विक्रेताओं और लाभार्थियों को समय पर धनराशि जारी करने हेतु प्रोत्साहन। ये भी अच्छी बात है। राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय, देखिए अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स बताना है के रुझान पर है। तो यहाँ पर है उच्चतर सब्सिडी व्यय। वित्त वर्ष 2023 में पूंजीगत व्यय में कमी आने के बावजूद सब्सिडी पर राज्यों का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। राज्यों के पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2022 में
29% की वृद्धि हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 में वृद्धि सामान्य या सपाट रही। पूंजीगत परिव्यय जीडीपी अनुपात कैपिटल आउटले जीडीपी रेशियो, राज्यों का पूंजीगत व्यय जीडीपी अनुपात 2021-22 के 2.3% से बढ़कर 2022-23 में 2.9% की उम्मीद है। अब यहाँ पर है ऋण और राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का अनुपात है। तो पंजाब में ऋण और जीएसडीपी का अनुपात सर्वाधिक यानी 48% था। इसके बाद राजस्थान और हरियाणा का स्थान था। अब है पूंजीगत व्यय का लक्ष्य। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अध्ययन के अनुसार 25 राज्यों ने वित्त वर्ष 2023 में समग्र रूप से अपने पूंजीगत व्यय के निर्धारित लक्ष्य का 76% कर लिया है। अब है राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय का महत्व है। तो यहाँ पर है गुणक प्रभाव जो कि उच्च गुणक लाभ प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है राज्यों का संयुक्त पूंजीगत व्यय, ये इसकी पूंजीगत व्यय की तुलना से अधिक होती है, जो कि ऐसे में है जो कि वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार के 8.4 ट्रिलियन रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में राज्यों ने 3.5 ट्रिलियन रुपए व्यय किए हैं। देखिए 2022 में केंद्र सरकार कम किया, लेकिन राज्य सरकारों ने ज्यादा कर दिया। भविष्य की समृद्धि, तो भविष्य की समृद्धि के लिए पूंजीगत व्यय रोजगार सृजन क्षमता विकास के माध्यम से भविष्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं। समावेशी विकास में समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है। अन्य राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव, तो दूसरे राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला जा सकता है। अब है राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने में विफलता के कारण है। तो सीमित राजकोषीय विकल्प, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम के तहत यह कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है कि राज्य अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में करेंगे। इसमें है बजटीय घाटों के मानदंडों का पालन करने हेतु पूंजीगत व्यय में कटौती करते हैं, क्षमता की कमी होती है, राजनीतिक कारणों से व्यय संबंधी निर्णय का प्रभावित होना। फिर है अब इसमें है आगे की राह क्या है। तो आगे की राह है पूंजीगत व्यय के लिए मार्ग। इसमें पूंजीगत व्यय के लिए क्या मार्ग होना चाहिए, जैसे कि प्रत्यक्ष मार्ग में भौतिक अवसंरचना और मानव पूंजी पर किए जाने वाले व्यय, और अप्रत्यक्ष मार्ग में भी है जैसे कि प्रौद्योगिकी है, दूरसंचार है, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, ये सब है अप्रत्यक्ष मार्ग के। फिर आगे की राह में आता है वित्त आयोग की सहायता से राज्यों के लिए राजकोषीय विवेक और बल। इसमें फ्रीबीज के मुद्दे हैं, राज्यों के ऐसे राजकोषीय गैर समझदारी वाले व्यय करने वाले हतोत्साहित करने के उपाय हैं। फिर व्यय परिषद है जो कि एक्सपेंडिचर काउंसिल के रूप में गठन किया जाना चाहिए। देखिए इसके कुछ पूंजीगत व्यय के कुछ प्रोत्साहन देने के लिए उपाय दिए गए हैं, जो केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करने की बजाय केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने में मदद करने के लिए कर हस्तांतरण की किस्तें शुरुआत में ही जारी कर रही हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों के ऋणों को विनियमित किया है। केंद्र ने राज्यों की वार्षिक निबल ऋण उधारी सीमा के हिस्से के रूप में आप बजट उधारों को शामिल करके राज्यों के लिए उधार मानदंडों को सख्त कर दिया है। अब बजट उधार का तात्पर्य राज्य सरकार की संस्थाओं, विशेष प्रयोजन वाहनों आदि द्वारा लिए गए ऋण से है, जहां मूलधन और ब्याज का भुगतान उधार लेने वाली संस्थाओं के नकदी प्रवाह का या राजस्व से करने के बजाय राज्य सरकार के अपने बजट से किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी आगे के राम में इसमें 2-3 पॉइंट कुछ और थे। राज्य से राजस्व स्रोतों की वृद्धि, व्यय का पुनर्संतुलन और कैपेक्स का बफर। कैपेक्स का बफर में जैसे कि उसके कुछ कोष गठन करना, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शहरी सहकारी बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये सुर्खियों में क्या है, तो हाल ही में आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की अधिसूचना जारी की है। घोषित किए गए प्रमुख उपाय क्या हैं, जैसे कि नई शाखाएं बनाना है, और इसको अधिकतम 5 नई शाखाएं खोल सकते हैं, और इसका उद्देश्य शाखा खोलने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना है। साथ ही यूसीबी को अपने क्षेत्र में विकास के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। अब है यहाँ पर FSWM तो है मानदंड। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूसीबी को अपने बोर्ड से इससे संबंधित नीति की मंजूरी लेने के साथ साथ
मानदंडों का पालन करना होता है। आरबीआई की शर्तों के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले यूसीबी को एफएसडब्ल्यूएम के रूप में चुना जाता है। पहले के फ्रेमवर्क के अनुसार पूर्व मंजूरी प्रक्रिया के तहत यूसीबी की शाखा के विस्तार का विकल्प भी जारी रखा गया है। एक मुश्त निपटान, तो यह उपाय सहकारी बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा मंजूर नीतियों के तहत तकनीकी राइट ऑफ बट्टे खाते में डालना की प्रक्रिया शुरू करने तथा ऋणी के साथ निपटान संबंधी समझौता करने की सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ पर रहता है ये सब सहकारी बैंकों को अपने अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बराबर ला दिया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण यानी पीएसएल संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा है को 2 साल यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अब है आरबीआई के साथ समन्वय, जो कि नोडल अधिकारी इसको नामित करते हैं। अब शहरी बैंकों के बारे में है, तो शहरी बैंकों के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि कुछ इसके मानदंड भी दिए गए हैं। ये CRAR शहरी सहकारी बैंकों पर लागू न्यूनतम CRAR से कम 1% अधिक होना चाहिए। 3% से अधिक का निबल यानी NPA गैर निष्पादित परिसंपत्ति नहीं होना चाहिए। विगत 4 वर्षों में से कम 3 वर्षों में निबल लाभ हुआ हो, बशर्ते कि पिछले वर्ष में निबल घाटा न हुआ हो। फिर है पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान CRR SLR मानदंडों के अनुपालन में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ हो। आंतरिक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए और बोर्ड में कम से कम 2 पेशेवर निदेशक होने चाहिए। कोर बैंकिंग समाधान पूरी तरह से लागू होना चाहिए। पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया गया हो। तो अब आते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, शहरी बैंकों के बारे में। वैसे तो यूसीबी को औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर इन्हें शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में समझा जाता है। देश में लगभग 1514 यानी 1514 शहरी सहकारी बैंक हैं। इसका विनियमन कैसे होना है, तो वर्ष 2020 में सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किए थे। इन संशोधनों के जरिए सहकारी बैंकों को आरबीआई की प्रत्यक्ष निगरानी में लाया गया था। संशोधित कानून ने आरबीआई को संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल की शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया है। इससे पहले आरबीआई केवल बहुराज्य सहकारी बैंकों को ही ऐसे निर्देश जारी कर सकता था। यूसीबी के विनियामक फ्रेमवर्क और वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए 4 टियर स्तर वाली संरचना पर आधारित वर्गीकरण शुरू किया गया है। इन्फोग्राफिक देखें, इन्फोग्राफिक जैसे कि यहाँ पे है, यूसीबी का वर्गीकरण कैसे हुआ है, जैसे कि टियर 4, टियर 3, टियर 2, टियर 1। टियर 1 में क्या है, सभी यूनिट यूसीबी एवं वेतनभोगी अर्थात सैलरी अर्नर्स यूसीबी भले ही उनकी जमा राशि कितनी भी हो और 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले अन्य सभी यूसीबी। और यहाँ पर टियर 2 में है यूसीबी जिनकी राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए तक है। टियर 3 में है 1000 करोड़ रुपए से अधिक और 10,000 करोड़ रुपए तक है। और टियर 4 में है 10,000 करोड़ से सबसे अधिक वाले हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। फिर यहाँ पर है न्यूनतम नेटवर्थ, यानी केवल एक जिले में कार्यरत टियर 1 यूसीबी का न्यूनतम 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। देखिए उसी के बारे में जो हम लोगों ने शॉर्ट में ऊपर पढ़ा है। जोखिम भारी संपत्ति तुलना में पूंजी अनुपात, और उसके बाद इसके न्यूनतम 9% CRAR के रूप में है, मैंने इसको बनाए रखना है, जो कि न्यूनतम 12% तक बना रहेगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य है, जो कि 75% तक पीएसएल का बनाए रखना है। और इसमें अभी यूसी संबंधी समस्याएं क्या है, तो उच्च सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं, जैसे कि जो है ये ग्रॉस जो है एनपीए के रूप में हो जाता है, उसी को कह रहा है। और अब यहाँ पर है गवर्नेंस संबंधी समस्याएं हैं, तो इसमें गवर्नेंस की क्या इसमें कमजोरियां हैं, उनकी क्या धोखाधड़ी है, उसमें रोकने में असमर्थ हो जा रहे हैं धोखाधड़ी, उसमें वही समस्याएं हैं। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं के कारण है, जैसे आजकल जो फ्रॉड वाले कॉल वगैरह करते हैं, तो उसमें गवर्नेंस सही काम नहीं कर पा रही है। सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने में असमर्थ होना है।
फिनटेक जैसी नई संस्थाओं द्वारा अपनाई गई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में है, उनको भी सही कानून लागू नहीं करना है। शीर्ष प्रबंधन का प्रभुत्व नहीं हो पा रहा है, उच्च लागत या आय अनुपात में कमी है, लगभग 10% तक है। और उसके बाद ऋण बाजार और तरलता संबंधी उच्च जोखिम है, और बैंकिंग क्षेत्र में कम हिस्सेदारी है, लगभग इसमें 3% ही है। यूसीबी की समस्याओं के समाधान के लिए की गई अन्य पहलें, अब इसमें समाधान क्या है? तो पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे कि इसमें वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं यूसीबी के संकट के शीघ्र समाधान पर बल दिया गया है। कुछ निर्धारित वित्तीय सीमाओं का उल्लंघन होने पर यूसीबी को अपने स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करनी होती है, अथवा आरबीआई पर्यवेक्षी कार्रवाई करता है। फिर है स्वैच्छिक रूपांतरण के लिए योजना, मतलब कि अगर कोई उसका स्वैच्छिक रूपांतरण है तो उसके लिए योजना लेकर आना और योजना को अच्छी तरह से लागू करना, इम्प्लीमेंट करना है। अम्ब्रेला संगठन मतलब कि एक ही छत के नीचे, एक ही छाते के नीचे सारे योजनाओं को लागू करना और उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना है। फंड प्रबंधन और अन्य परामर्श सेवाएं भी देना उसमें है। अन्य कदम में जैसे है अपने ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, मतलब घर के दरवाजे तक जाना और उनको सेवाएं उपलब्ध करवाना। व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा से भी दुगनी से अधिक कर दी गई है, तो अगर दुगनी कर दी गई तो उसको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना कि गरीब को भी लोन मिले और उनको भी सही से घर, आवास, ये सब सुविधाएं प्राप्त हो। तो इसके बारे में निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि शहरी सहकारी बैंकों के दीर्घकालिक विकास के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाएं, स्पष्ट जवाबदेही प्रक्रियाओं को स्वीकारें और समग्र वित्तीय प्रणाली के साथ बाधा रहित एकीकरण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करें। इन उपायों को धीरे धीरे लेकिन निरंतरता के साथ लागू करने से सहकार के समृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। कहा जा रहा है कि सहकारी बैंक को अगर दीर्घकाल रूप में अगर लाना है, इसको विकास करना है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, और अगर बहुत जल्दी नहीं तो धीरे धीरे इसकी उपयोगिता तो बढ़ती ही जाएगी। चलिए इसके ऊपर कुछ इसके बारे में कुछ दिया हुआ था, इसके बारे में पढ़िए। जैसे यूसीबी का महत्व क्या है, तो देखिए प्रमुख रूप से घरेलू क्षेत्र पर केंद्रित होता है, जमीनी स्तर पर बेहतर नेटवर्क होता है, इन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया होता है, इन्हें व्यापक स्तर पर वित्तीय समावेशन हेतु उपयोग किया जा सकता है, कमजोर वर्गों के अधिक उत्थान में सहायता प्रदान करते हैं, उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं, बैंकिंग सुविधा से रहित व्यापक क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इसके बारे में और भी है। क्या आप जानते हैं भारत में शहरी बैंकिंग आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई थी। इस दौरान भारत में ऐसी समितियों का गठन किया गया था। इसकी प्रेरणा ब्रिटेन में सहकारी आंदोलन तथा जर्मनी में सहकारी ऋण आंदोलन से संबंधित प्रयोगों की सफलता से मिली थी। तो चलिए अब हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण खनिज। तो सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में खान मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर देश की पहली रिपोर्ट जारी की है। इसके अन्य संबंधित तथ्य क्या है? तो खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है। इसमें 17 दुर्लभ भूधातुओं और 6 प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स के साथ कुल 30 महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल किया गया है। इनमें से प्रत्येक खनिज को भारत के भूवैज्ञानिक भंडार में उनकी सीमित उपलब्धता के आधार पर महत्वपूर्ण खनिज के रूप में नामित किया गया है। आरईई में शामिल है 15 लैथेनाइट्स, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक है। स्कैंडियम परमाणु 21 और इट्रियम 39 है। आरईई को हल्के आरईई और भारी आरईई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोई खनिज कितना महत्वपूर्ण है, इसका आकलन मुख्य रूप से 2 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया आर्थिक महत्व प्लस आपूर्ति संबंधी जोखिम, इसको इक्वल टू करेंगे तो खनिजों का महत्व आता है। आर्थिक महत्व क्या है और आपूर्ति संबंधी खनिज संबंधी जोखिम क्या है? तो आर्थिक महत्व में व्यवधान का संभावना और सब्स्टिट्यूबिलिटी इंडेक्स है, और जीबीए गुणक स्कोर है, क्रॉस कटिंग इंडेक्स है, और फिर इसमें आपूर्ति संबंधी जोखिम में आता है गवर्नेंस भरित जो खनिज संकेंद्रण है, एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग रेट्स, आयात निर्भरता है और आत्मनिर्भरता है, और फिर वही है सब्स्टिट्यूबिलिटी इंडेक्स है। इसमें भारत की महत्वपूर्ण खनिज पहचान प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसमें कुछ 5 पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें पहला है आर्थिक समृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक और रोजगार सृजन का समर्थन करना। दूसरा है अनुसंधान
नवाचार और अन्वेषण को बढ़ावा देना। तीसरा है सहयोगी देशों के साथ वैश्विक सुरक्षा और साझेदारी बढ़ाना है। चौथा है अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। पांचवा है जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, इसका महत्वपूर्ण खनिज क्या है। तो महत्वपूर्ण खनिज ऐसे तत्व जो आज अनिवार्य हो चुकी हैं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण में हेतु आधार है। इसमें जैसे कि कुछ भारत के लिए है कोबाल्ट है, तो जैसे चीन, अमेरिका व जापान में भी होता है। लिथियम है तो चिली, रूस व चीन में भी होता है। निकेल स्वीडन और चीन, ये सब आयात किए जाते हैं भारत के लिए। तो इसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा सौर पैनल, पावर टरबाइन जैसी हरित प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए भी इनका उपयोग होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं सब। प्रत्येक देश अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रणनीतियों के विचारों के आधार पर ही इस खनिजों की अपनी अलग अलग सूची बनाता है। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज का महत्व क्या है, जिससे कि आर्थिक समृद्धि है, जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना है, और इसमें रक्षा में भी बहुत उपयोगी होता है, जैसे लिथियम, निकेल, सिलिकॉन, इस सब के लिए एरोस्पेस और क्षेत्र के लिए उपयोग है। सुरक्षा के लिए भी उपयोग है, जैसे कि भू आर्थिक लक्ष्यों, ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों, खनिज सुरक्षा और 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु निर्धारित लक्ष्य को है प्राप्त है। महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी चिंताएं हैं, तो इसमें आयात पर निर्भरता है, चिंताएं हैं, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्या जैसे भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है, इनकी कमी को भी संकट पैदा हो सकती है, कमी का भी। व्यापार की नीतियां, तो व्यापार की नीतियां ठीक रूप से सभी को क्या हुआ है कि आयातों पर ही निर्भर हो चुके हैं, तो इनका समझौता जो है किस प्रकार से किया जा रहा है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए इंडोनेशिया के पास विश्व में निकेल का सबसे बड़ा भंडार है, तो इसने कच्चे निकेल अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यह अपने देश में ही निकेल प्रसंस्करण उद्योग विकसित करना चाहता है। और वह आवधिक आकलन का अभाव इसमें है, और सीमित विकल्प और पुनर्चक्रण है। देखिए महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में की गई प्रमुख पहले हैं, जैसे कि भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, खनिज सुरक्षा साझेदारी है, और खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल है। अब इसमें आगे की राह है, तो आगे की राह में खान मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशें। महत्वपूर्ण खनिजों पर एक राष्ट्रीय संस्थान उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। खान मंत्रालय के अधीन एक अलग विंग बनाया जाना चाहिए। विदेशी खान परिसंपत्तियों के राजनीतिक अधिग्रहण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए। प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण और परिशोधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनव वित्त पोषण तंत्र स्थापित करना चाहिए। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची को समय समय अच्छा हो कि हर 3 साल में पर अपडेट करना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना, भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के आघातों के प्रति लचीलापन विकसित करने के लिए एक विविधतापूर्ण श्रृंखला की जरूरत है। इससे महत्वपूर्ण खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने, चीन पर निर्भरता कम करने और रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 जैसे बाधाओं से निपटने में मदद मिलेगी। और फिर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है, इसमें है भारत सरकार की लिथियम सहित महत्वपूर्ण धातुओं के भंडार के स्रोत पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करने की आवश्यकता है। इससे लिथियम सेल के स्वदेशी विकास में तेजी लाने और एक विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला बनाने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार तो ये इसको समाप्त होता है। अभी इसमें आता है चौथा पॉइंट, भारत सरकार में सेमीकंडक्टर उद्योग। तो देखते हैं सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसको संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें इसका मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY ने 2021 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। इसे एक संधारणी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये कंपनियों को भागीदारों को आकर्षक प्रोत्साहन देना है, सहायता करना है। इसकी अवधि है तो 6 वर्षों की अवधि है। नोडल एजेंसी, तो इसके इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है जो कि नोडल एजेंसी इसकी है। देखिए अगर प्रीलिम्स को क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, कितनी अवधि, तो 6 वर्षों के लिए। उसके नोडल एजेंसी क्या है, तो इंडिया कॉर्पोरेट के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है नाम है। उसका उद्देश्य क्या है, तो आकर्षक करना है भागीदारों को। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सेमीकंडक्टर के भारत का सेमीकंडक्टर बाजार
तो बाजार का आकार, पहले भारत का आकार देखेंगे तो यह 26 तक 64 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। 2019 की तुलना में 3 गुना अधिक वृद्धि करना है। और फिर इसमें है भारत में सेमीकंडक्टर की खपत लगभग 15.1% की दर से बढ़ रही है। इसका चिप विनिर्माण, तो जो कि लगभग ये हर साल लगभग 2000 चिप डिजाइन किए जा रहे हैं। उद्योग में अनुसंधान एवं विकास यानी उद्योग में R&D कैसा है, तो लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पर इसके बारे में दिया है कि ये इसकी कार्यक्रम 4 योजनाएं हैं, जैसे कि भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना है, भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना, भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर ATMP OSAT केंद्रों की स्थापना के लिए संशोधित योजना, डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन DLI योजना। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य और भारत की भूमिका क्या है। तो इसकी ये प्रमुख विनिर्माता है। अमेरिका चीन संघर्ष चल रहा है, जो कि संयुक्त अमेरिका और चीन का भारत में इसके बीच व्यापार के लिए संघर्ष चल रहा है। USA ने तो चिप्स एंड साइंस एक्ट पारित किया है, देश में चिप निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की, चिप्स 4 अलायंस का गठन किया है, चीनी सेमीकंडक्टर उद्योग का अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिया है। चीन का कदम क्या था, तो चीन का कदम जर्मेनियम और गैलियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इसमें 2022 में भारत ने इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में भी है। ये योजना उत्पाद से संबंध प्रोत्साहन की PLI योजना आरंभ की गई है। ताइवान और न्यू साउथ नीति का भी एक प्रमुख लाभार्थी है, जो कि इसका निवेश को, नीति व्यापार और निवेश को चीन से दक्षिण पूर्व एशिया तक दक्षिण एशिया में स्थानांतरित करने पर केंद्रित है। चलिए इसका सेमीकंडक्टर का महत्व के बारे में जानते हैं कि भारत के लिए क्या महत्व है। तो बाजार की वृद्धि होगी, इसमें है भारत एक वैश्विक केंद्र के रूप में होगा, और इसमें आएगा फिर इसकी राजनीतिक महत्व भी उभरेगा। और फिर इसमें चुनौतियां, जैसे सरकार के आत्मनिर्भर के भारत में विजन में भी ये महत्वपूर्ण कदम निभाएगा। देखिए अब इसकी चुनौतियां और बाधा क्या है। तो अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी आवश्यकता है, और इसकी लंबी अवधि के लिए पूर्व उत्पादन स्तर प्राप्त करने में 5 वर्ष तक का समय लग सकता है। इस संयंत्र सुविधा केंद्र स्थापित करने में देरी होगी, अभी यानी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कुशल कार्यबल की कमी है, अभी है। इकोसिस्टम की आवश्यकता है, मतलब इकोसिस्टम मतलब कि उसको सही जगह, सही स्थान और क्या उसका वातावरण वो सही अभी नहीं मिले, उसको खोज जारी है। और चलिए अब आगे की राह देखते हैं। इकोसिस्टम का विकास करना जरूरी है, कौशल का विकास करना जरूरी है, R&D पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, और उद्योग को प्रोत्साहन देना जरूरी है। इसके भागीदारी में इसका भागीदार बनना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता बढ़ाने तथा आवश्यक कच्चे माल और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, ताइवान और जापान जैसे देशों के साथ भागीदारी को मजबूत करना चाहिए। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना ये भी बहुत जरूरी है, जैसे कि अनुकूल माहौल देना उनको, कंपनियों को भारत में विनिर्माण बेस स्थापित करने के लिए आकर्षित करना। तो यही है। चलिए अब नेक्स्ट आता है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, MAHIR इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो देखते हैं सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसको शॉर्ट में माहिर बोलते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यह मिशन ऊर्जा क्षेत्र के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं भविष्य में प्रासंगिक रहने वाले क्षेत्रकों की पहचान करेगा। यह ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक जीवंत और नवोन्मेषी परिवेश का निर्माण करेगा। साथ ही यह विधियों कार्यों के संपन्न करने के लिए इस क्षेत्र के हितधारकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा। यह स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के पायलट प्रोजेक्ट को सहायता प्रदान करेगा तथा उनके वाणिज्यिकरण को आसान बनाएगा। ये करेगा, विदेशी संबंधों और भागीदारी का लाभ उठाएगा, और यह मिशन भारत को अग्रणी देशों की सूची में शामिल करेगा। वित्त पोषण, तो विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा उनके अधीन आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ साथ केंद्र के बजटीय संसाधन में भी मिशन का वित्त पोषण किया जाएगा। इसका दृष्टिकोण है तो प्रौद्योगिकी जीवन चक्र है, और ये आइडिया टू प्रोटेक्ट पर आधारित यानी उत्पाद की अवधारणा से लेकर उसके विनिर्माण तक की अवधि इसमें शामिल होगी।
और इसकी अवधि होगी 2023-24 से लेकर 2027-28, यानी 5 वर्ष की अवधि है। मिशन की संरचना है तो तकनीकी कार्य क्षेत्र सीमित समिति का है। इसका मुख्य कार्य है, यह समिति विद्युत क्षेत्र में विश्व स्तर पर जारी अनुसंधान और उभरते क्षेत्रकों का सर्वेक्षण व पहचान। शीर्ष समिति है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की जाएगी। मुख्य कार्य है तो यह समिति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार करेगी तथा अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देगी। साथ ही यह समिति उनकी प्रगति की निगरानी भी करेगी। कवरेज है तो दुनिया भर की कंपनियों संगठनों से आउटकम लिंक्ड फंडिंग प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इसके प्रस्ताव का चयन है तो यह है गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन है। और ये पेटेंट तो विकसित तकनीकी के बौद्धिक संपदा अधिकार IPR को भारत सरकार और अनुसंधान एजेंसी द्वारा सामूहिक रूप से साझा किया जाएगा। इनके बारे में कुछ और अन्य भी पहले दिए गए हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यों के वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और मार्केट कपलिंग तो ये है विद्युत मंत्रालय ने विद्युत एजेंसियों के एक्सचेंजों की मार्केट कपलिंग के लिए है। सरकार के स्वामित्व में एकल पावर ट्रेडिंग इकाई है। देश के सभी विद्युत एक्सचेंजों के खरीद बिक्री के संबंधी बोलियों को एकीकृत किया जाएगा। और भी है इसमें संसाधन पर्याप्तता योजना फ्रेमवर्क के बाद दिशा निर्देश है। उसके बाद है इसमें विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अधिकार संशोधन नियम 2023 के बारे में है, जैसे कि टाइम ऑफ डे प्रशुल्क की शुरुआत किया गया है। इसमें स्मार्ट मीटरिंग की प्रावधान में संशोधन किया गया है। चलिए अब इसमें छठा आता है राष्ट्रीय विद्युत योजना। राष्ट्रीय विद्युत योजना नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान NEP। तो सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2022 से 32 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना के अधिसूचित किया है। तो ये अन्य संबंधित तथ्य विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत CEA को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक NEP तैयार करनी होगी। साथ ही इस तरह की योजना को 5 वर्ष में एक बार अधिसूचित करना होगा। NEP में पिछले 5 वर्षों 2017 से 22 की समीक्षा, अगले 5 वर्षों 2022 से 27 के लिए एक विस्तृत योजना और उससे अगले 5 वर्षों में 2027 से 32 हेतु एक संभावित योजना शामिल है। पहली NEP वर्ष 2007 में अधिसूचित की गई थी। NEP की मुख्य विशेषताएं: ऊर्जा की बढ़ती मांग, स्थापित क्षमता संभावित है कि क्षमता 610 गीगावाट की होगी। 57.4% का योगदान और गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों का है। ये 2022 से कुल स्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों का योगदान है, लगभग 40% था। इसमें कार्बन उत्सर्जन है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी RE स्रोतों का योगदान है 2026-27 तक। 2031 से 32 तक ये लगभग 44% तक पहुंच सकती है। फिर है ऊर्जा दक्षता और संरक्षण है। सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी की है 2016-17 की अवधि में से। फिर 2005 के स्तर के मुकाबले 2030 तक का है। उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने हेतु प्रतिबद्ध है। विद्युत उत्पादन संसाधन है तो पारंपरिक स्रोत है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, भंडारण स्रोत है, ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां हैं। फिर है NEP द्वारा रेखांकित चुनौतियां। इनकी चुनौतियों के बारे में देखते हैं। ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण में आने वाली चुनौतियां हैं। इंटरमिटेंसी अनियमित अंतराल पर है। ग्रिड के साथ एकीकरण, स्थान विशेष संसाधन और है नवीकरणीय ऊर्जा के स्थापित करने में चुनौतियां हैं। तो ये है परिचालन संबंधी मुद्दे, जो कि भूमि अधिग्रहण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, उपयोग कर लिए गए सोलर फोटोवोल्टिक पैनलों का निपटान करना एक जटिल कार्य है। इसके अतिरिक्त RE परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले समुदायों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तो महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सहित संबंधी बाधाएं तथा सामग्रियों एवं वित्त पोषण की उच्च लागत अन्य चुनौतियां हैं। फिर इसमें है कार्बन कैप्चर तकनीक से जुड़े मुद्दे हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रौद्योगिकियां भी बहुत मांगी हैं। कुछ कंपनियों का ही वर्चस्व है। स्मार्ट ग्रिड से जुड़ी चुनौतियां हैं। कोयले की निम्न गुणवत्ता है। तो इसमें पहले आगे ग्राफ पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ इन्हें जो दिया गया है पॉइंट, उसको देख लेते हैं। भारत के विद्युत क्षेत्र में आय बदलाव, इसमें लगभग 6 पॉइंट है। पिछले 9 सालों में 175 गीगावाट जीबी से अधिक उत्पादन क्षमता के साथ विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष की स्थिति में आना
सौभाग्य योजना के तहत 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया। उजाला योजना के तहत 2014 और 2019 के बीच एलईडी बल्बों के खरीद मूल्य में लगभग 90% की गिरावट आई। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित स्थापित क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर भारत का चौथा स्थान है, क्योंकि इसकी कुल स्थापित क्षमता का 43% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। DDGJY के अंतर्गत 100% गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। RDSS के तहत डिस्कॉम का वितरण घाटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 21.5% से कम होकर 16.5% हो गया है। 31 मार्च 2022 तक अखिल भारतीय स्थापित क्षमता सभी वैल्यू मान मेगावाट में है, जिसे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है 1,56,607.90 39% लगभग है। कोयला है 51% है, गैस है 6% और लिग्नाइट है 2%, परमाणु है 2%, डीजल है 1% से भी कम। तो इसका आगे की राह देखते हैं हम लोग हैं कि आगे राह में क्या है। ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए है। तो इसमें सौर और पवन ऊर्जा का मिश्रण, ऊर्जा भंडारण और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बारे में है। मांग की प्रतिक्रिया है, जैसे कि कम दरों वाला उचित मूल्य संकेतक। अब ग्रिड नवीकरणीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है। उदाहरण के लिए जैसे चावल की भूसी आधारित बिजली उत्पादन एक ऐसा मॉडल ही है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, निजी निवेश को बढ़ावा देना, इसको आवंटित किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक समर्थन देना चाहिए। पानी का कम उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। उसको अगर पानी कम होगा तो उसको प्रौद्योगिकियों को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि पानी ऐसे क्लीन वाटर दें ताकि उसमें पानी कम उपयोग हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां है उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन यानी PLI योजना। तो ये सुर्खियों में क्यों है? केंद्र सरकार ने अब किसी नए क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना शुरू नहीं करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में यह योजना शुरू हो चुकी है उनमें से कुछ क्षेत्रों में योजना के स्तर पर सुधार की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। PLI योजना के बारे में, इसे पहली बार मार्च 2020 में शुरू किया गया था। PLI अलग अलग क्षेत्रों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादकों और विनिर्माताओं के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना है। तो ये देखिए, ये प्रोत्साहन जो वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती है। ये कई क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिसे 1.7 लाख करोड़ रुपए तक यानी 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका उद्देश्य है अलग अलग क्षेत्रों की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें वैश्विक चैंपियन विनिर्माता के रूप में बनाने में मदद करना है। इसके लाभ क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना है और पूंजीगत व्यय जो है उसको भी इसमें है 2.5 से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए तक पूंजीगत व्यय हो सकता है इसमें। और औसत वार्षिक निवेश व्यय से हिस्सेदारी 13 से 15% होगी। हरित निवेश को बढ़ाना है तो लगभग 55% ये संभावना हो सकता है। आत्मनिर्भरता के प्राप्ति और निर्यात में वृद्धि है। तो भारतीय आयात निर्यात बास्केट के बीच मौजूद व्यापक अंतर को समाप्त करना है। अब इसमें है भू राजनीतिक संघर्षों को प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। खाद्य उर्वरक और कच्चे माल की कीमतों में भी प्रभाव कम पड़ेगा और प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाना पड़ेगा ताकि इसे 4G 5G पर लागू करें। उत्पादों को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी। विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना बहुत जरूरी है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। अन्य में है इसे कौशल सुधार मतलब स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसमें रिफॉर्म लाना पड़ेगा और ये टेक्निक से माध्यम से मशीनों का प्रयोग करिए, नई नई मशीनों को लाइए, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा लाइए। मुक्त व्यापार समझौतों के तहत और भी FTI पर बेहतर उत्पादक भी लाना चाहिए, इसकी मांग प्रोत्साहन करना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया है PLI योजना के तहत आने वाले कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि चिकित्सा उपकरण है, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक घटक है, फार्मा औषधियां है, खाद्य उत्पाद, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी IT हार्डवेयर, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, विशेष इस्पात, व्हाइट गुड्स, फार्मा API और KSM, दूरसंचार और नेटवर्किंग, एडवांस केमिस्ट्री, सेल, बैटरी, ड्रोन घटक, चिकित्सा उपकरण तो बता दिया गया है। तो इतने ही है इसके क्षेत्र हैं। अब है PLI की संबंधित चुनौतियां क्या है। तो चुनौतियों के बारे में देखते हैं। प्रोत्साहन के बारे में अस्पष्टता है, कोई स्पष्ट बात नहीं किया गया, उसका निर्धारण मानदंड या सामान्य मापदंड क्या है। विनिर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों को शामिल करने में विफलता आ रही है। कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है, बाजार का आकार भी सीमित है।
क्षेत्र विशेष निर्माण विनिर्माण है, मतलब किस क्षेत्र में कितना कहाँ सब्सिडी देना है, कहाँ विनिर्माण करना है, कोई स्थान सही नहीं है, नहीं समझा जाता है, उनमें से शामिल भी नहीं किया जा रहा है उनके महत्व को। इसके अलावा योजनाओं को कुछ चैंपियंस के बजाय अधिक से अधिक भागीदारों को भी शामिल किया करना पड़ेगा। सब्सिडी पर निर्भर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी कंपनियों पर अधिक बल देना पड़ेगा। इसका बड़ी कंपनियों का ही वर्चस्व बढ़ता जाएगा। सूक्ष्म लघु माध्यम एमएसएमई उद्योगों का महत्व अधिक है। मूल्यांकन में कठिनाई, यानी कि योजना के तहत केंद्रीकृत डेटाबेस का न होना। केंद्रीकृत डेटाबेस बहुत जरूरी है, इसको बनाना इसका सूचना यानी डाटा एकत्र करना है। नीतिगत ढांचा भी कमजोर है, तो ये सब समस्याएं हैं। अब देते हैं आगे ग्राह में सहयोग को बढ़ावा देना है। सहयोग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। संस्थागत तंत्र को मजबूत करना चाहिए, इसको जवाबदेह बनना चाहिए, उच्चतम स्तर के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। योजना का आसान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। नौकरशाही बाधाओं को भी कम करने, आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए, जैसे कदम उठाए जाए। समय समय पर इसका मूल्यांकन आवश्यक है, इसमें आवश्यक परिवर्तन लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलेगी। और एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समर्पित समर्थन तंत्र शुरू करके इसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पीएलआई के साथ अन्य सुधार करना चाहिए, जैसे कि पारदर्शी और पूर्वानुमान योग्य नीतिगत फ्रेमवर्क शामिल करना चाहिए। इसमें कौशल विकास कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी सुधार पहलों को सहायता देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार ये हो जाता है। अब 8वां देखते हैं। भारत में उर्वरक क्षेत्र है, तो सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज के तहत कुल परिव्यय यानी टोटल आउटले 3.7 लाख करोड़ रुपए का है। देखिए, भारत का उर्वरक क्षेत्रक है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता देश है, उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व में उर्वरक सामग्री के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। तो चलिए एक नजर डालते हैं हम लोग इस पे, इस स्वीकृत योजनाओं पर। तो है यहाँ पर है पीएम प्रमाण योजना है, 2023-24 के बजट में घोषित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन करना है। गोवर्धन योजना, तो ये संयंत्रों को प्राप्त जैविक उर्वरक के लिए है, जो बाजार विकास सहायता हेतु 1452 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण SMBG के तहत 2018 में शुरू किया गया। सल्फर लेपित यूरिया यानी यूरिया गोल्ड की शुरुआत किया गया था। मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने और किसानों के लिए इनपुट लागत को कम करने हेतु पहली बार सल्फर लोपित यूरिया गोल्ड के उपयोग की शुरुआत की गई है। यूरिया गोल्ड वर्तमान में उपयोग की जाने वाली नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और दक्ष है। अब ये सब्सिडी मार्च 2025 तक यानी अगले 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। 2025-26 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करना है। इन योजनाओं का महत्व क्या है? किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी के लिए है। किसानों की आय में वृद्धि करना, प्राकृतिक जैविक खेती के उपयोग को बढ़ावा देना, मृदा की उत्पादकता को फिर से बहाल करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फसल अवशेषों के बेहतर उपयोग की मदद से वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और स्वच्छता में सुधार करने के लिए है और अपशिष्ट धन उत्पन्न करने में मदद मिलेगा। अब है भारत में उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक ऐसी सामग्रियां हैं जिनका उपयोग ऐसी मृदा में किया जाता है जिसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। इनके जरिए पौधों को सभी तरह के पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। यह एक रासायनिक उत्पाद है जिसे खनन या उत्पादक के जरिए प्राप्त किया जाता है। 8 कोर उद्योगों में से एक है, जिससे कि कुल उर्वरक खपत में यूरिया की हिस्सेदारी 2/3 से अधिक है। भारत में पोटास की आवश्यकता को आयात के जरिए पूरा किया जाता है, यानी पोटास हमेशा आयात किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक उर्वरक है, उर्वरकों को पुनः मृदा में को आपूर्ति किए जाने के पोषक तत्वों के प्रकार आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मिलाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी NPK का मुख्य उदाहरण है। द्वितीयक उर्वरकों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, जिंक, बोरान, क्लोराइड आदि शामिल है। इनकी चिंताएं क्या है? इनसे जुड़ी भारत में उर्वरकों के उपयोग से जुड़ी चिंताएं तो है मृदा का क्षरण है, पौधों को नुकसान होता है इससे।
पर्यावरण प्रदूषण है जो कि नाइट्रेट फास्फेट से जैसे पदार्थों का अत्यधिक उपयोग होता है। शैवाल प्रस्फुटन, ऑक्सीजन की कमी और जलीय जीवन जैसे कि मछली अन्य जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। अब है नाइट्रोजन आधारित उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। मानव स्वास्थ्य भी बहुत अधिक प्रभाव करता है, जैसे कि श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ सकती हैं। नाइट्रेट फास्फेट रसायन भूजल में प्रवेश कर सकते हैं। वयस्कों में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। राजकोषीय बोझ भी बढ़ेगी, जिसे कुल उर्वरक सब्सिडी की लागत 1.62 लाख करोड़ रुपए थी। तो इसी तरह राजकोषीय बोझ बढ़ेंगे। अकुशलता को बढ़ावा मिलेगा। अकुशलता को बढ़ावा देना भी है। आयात निर्भरता ज्यादा हो जा रही है, मतलब 7 मिलियन टन आयात करना पड़ता है। सीमित जागरूकता, इसमें अगर कोई कुछ सीखने को नहीं मिलता है, सीमित जागरूकता होती है जब आयाती होगा। तो भारत के लिए एनपीके का उपयोग अनुपात 4 संबंधित 2 संबंधित 1 का है, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस इसे है। इसके बाद है आगे की राह। तो आगे की राह में देखते हैं कुशल उपयोग होना चाहिए, मतलब कुछ स्किल लाएं, कुछ स्किल का यूज करें, जिससे कि जरूरत के आधार पर उर्वरकों का उपयोग कर उर्वरक दक्षता में सुधार ध्यान देना चाहिए और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। संधारणीयता यानी सरकार जैव बायो और जैविक यानी ऑर्गेनिक उर्वरकों को उपयोग को बढ़ावा दे। रासायनिक उर्वरकों की जगह पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाना है। तो मतलब कि ये इनका यूज करने से अच्छा है कि जो इस समय यहाँ पर पर्यावरण अनुकूल यानी प्राकृतिक हो, जैसे कि गोबर वगैरह इस सबसे खाद्य जो बनाया जाता है उसका उपयोग भी किया जाए। मृदा क्षरण मतलब कि मृदा परीक्षण, तो किफायती मृदा परीक्षण केंद्रों की तक पहुंच बनाना चाहिए। किसानों को पोषक तत्वों के स्तर को सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब कि अगर कोई मिट्टी का जांच करवाना चाह रहा है तो वो उसके आसपास ही उसको स्थापित करवाना चाहिए। नियमित रूप से मृदा का परीक्षण कराने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। जागरूकता होनी चाहिए, तो किसानों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। उचित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें, मतलब बहुत ज्यादा यूज न करने दें, इसलिए कह रहा है। अनुसंधान यानी R&D पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। उर्वरक दक्षता तथा पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए मृदा में धीमी दर से घुलने वाली उर्वरकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए खेतों में फसलों तक उचित तरीके से उर्वरक पहुंचाने वाली पद्धति विकसित करने हेतु अनुसंधान और विकास में निवेश किया जाना चाहिए। अब आता है 9वां, स्टार्टअप इकोसिस्टम का विनियमन। तब ये देखते हैं सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए उनका स्व विनियमन आवश्यक है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम का विनियमन कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कार्यकारी आदेश के जरिए स्टार्टअप को परिभाषित किया है। साथ ही स्टार्टअप कंपनियों के लिए कुछ परिचालन एवं अनुपालन संबंधी नियमों में छूट भी दी है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग किसी व्यवसाय को स्टार्टअप के रूप में मान्यता देता है। यह मान्यता स्टार्टअप इंडिया के हिस्से के रूप में दी जाती है। DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मान्यता मिलने पर स्टार्टअप को करों में 3 वर्षों के लिए छूट प्रदान की जाती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तो स्टार्टअप्स को सूचीबद्ध करने के लिए नियमों को अधिसूचित करता है। RBI ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए समर्पित हेल्पलाइन चालू की है। इसे विनियामकीय ढांचे के दायरे में सीमा पार लेन देन करने के लिए मार्गदर्शन सहायता प्रदान करने हेतु बनाया गया है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो स्टार्टअप्स से तात्पर्य अपने कामकाज के संचालन के प्रारंभिक चरण की एक ऐसी कंपनी से है जो विचारों और नवाचार जोखिम उठाने तथा कुछ कर सकने की भावना से प्रेरित होती है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थिति क्या है? तो भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न सहित DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 80,000 हो गई है। टेक स्टार्टअप्स के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा केंद्र हो गया है। लगभग 40% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। स्टार्टअप कल्चर क्यों आवश्यक है? तो विचारों, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए, भविष्य में अपने कामकाज विस्तार कर संपत्ति के सृजन के लिए, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए आदि। बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास। तो सरकारी प्रयास क्या है? स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत किया गया। प्रारंभिक चरण में भारत
प्रारंभिक चरण में सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लागू की गई थी, यानी बीज के लिए। स्टार्टअप के लिए फंड एवं फंड्स योजना आरंभ की गई है। गवर्नमेंट्स ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप्स को भी जगह दी जा रही है। अंतर सरकारी सहयोग के जरिए वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान की जा रही है। त्वरित पेटेंट प्रदायगी और सरलीकृत नियमों के साथ आईपीआर संरक्षण के लिए समर्थन दिया जा रहा है। स्टार्टअप विनियमन से संबंधित मुद्दे, इसमें है गठन या निगमन। तो ये जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि 2 से 3 महीने से समय लगता है। सिंगापुर में औसतन ये 2 दिनों का समय लगता है। अनुपालन संबंधी बोझ है। और विनियमन यानी भारत में बार बार होने वाले नीतिगत परिवर्तनों के कारण स्टार्टअप को विनियमन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्त पोषण का अभाव है। इसमें परिवर्तनों नोटों के माध्यम से धन जुटाने, निषेध, प्रत्यक्ष विषेध, निवेश निमाय है। यहाँ पर आ रहा है बौद्धिक संपदा। तो बौद्धिक संपदा में आईपीआर को लागू करना एक समय लेने और महंगा कार्य है। कराधान है। तो स्टार्टअप्स को मिले कर लाभों के बावजूद इन्हें कर अनुपालन में से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी तब आती है जब ट्रांसफर प्राइसिंग, शेयरों का मूल्यांकन और एंजल निवेश पर कराधान जैसे मुद्दे सामने आते हैं। ट्रांसफरिंग प्राइसिंग है। तो एक ही कंपनी की अलग अलग इकाइयों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान ट्रांसफर प्राइसिंग कहलाता है। अब आगे की राह क्या है? तो ये सैंडबॉक्स अप्रोच है और ये वित्त पोषण को सक्षम करने के लिए एक नीति है। नीति बनाने की आवश्यकता है इसमें है। ये स्टार्टअप्स द्वारा विनियमों नियमों को बेहतर पालन करना चाहिए, इसमें उनको मदद मिलेगी। बेहतर हितधारक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा करना, जैसे पेटेंट संबंधी जांचों के में तेजी लाकर आईपीआर सुविधा केंद्रों की स्थापना करके तथा लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके आईपीआर के संबंधित सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाया जा सकता है। अब आता है इसमें 10वां पॉइंट, निवेशक सेवा कोष और निवेशक सुरक्षा कोष। इस सुर्खियों में केवल हाल ही में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज एवं डिपॉजिटरी द्वारा देखरेख किए जाने वाले निवेशक सुरक्षा कोष और निवेशक सेवा कोष के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रस्तुत करते हैं। इसे अन्य तथ्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निवेशक सुरक्षा संबंधी विनियामक ढांचे की जांच की है। भारतीय निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी, उच्च जोखिम वाले निवेश और बाजार में हेरफेर जैसे जोखिमों एवं सुविधाओं को देखते हुए दिया गया है। आईपीएफ और आईएसएफ की स्थापना के लिए विनियमकीय सुधारों की घोषणा की है। निवेशक सुधार कोष आईपीएफ के बारे में है। तो आईपीएफ की स्थापना उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज की भागीदारी है, जैसे स्टॉक ब्रोकर और निवेशक के हितों की रक्षा करना है। इसकी स्थापना आईपीएफ की स्थापना करेंगे। प्रशासन, तो ये अलग अलग ट्रस्टों द्वारा चलाई जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी आईपीएफ ट्रस्ट में 5 ट्रस्टी शामिल होंगे, जैसे कि लोक हित से जुड़े 3 निदेशक, सेबी से मान्यता प्राप्त निदेशक संघों से 1 प्रतिनिधि तथा मुख्य विनियामक अधिकारी यानी चीफ रेगुलेटिंग सीआरओ होगा ऑफिसर, अनुपालन अधिकारी यानी सीओ होगा उसका, और एक सीआरओ या सीओ को छोड़कर किसी भी ट्रस्टी अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यह सबसे सेबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 5 वर्ष होगा या सेबी जिसको बुलाएगा उसको। अब है पृथककृत निधि। तो ये स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी यह सुनिश्चित करेंगे कि आईपीएफ में धनराशि पूरी तरह से अलग हो रहे हैं। साथ ही उन्हें यह भी देखना होगा कि उनके आईपीएफ क्रमशः स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी की किसी भी देयता से मुक्त हो। समीक्षा, तो ये अर्धवार्षिक समीक्षा है। अब जानते हैं निवेशक सेवा कोष के बारे में। तो ये आईएसएफ के उद्देश्य निवेश करने वाली जनता को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है, जैसे निवेशक शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम, कंपनियों की जानकारी का प्रसार करना आदि। वित्त पोषण, लिस्टिंग शुल्क का कम से कम 20% अलग रखना होगा। पर्यवेक्षण यानी विनियामकीय निरीक्षण समिति, स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशन विनियम 2018 द्वारा घोषित अवसंरचना संस्थानों 7 समितियों में से एक है। स्टॉक एक्सचेंज के आईएसएफ का उपयोग निवेशक शिक्षा और निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में, कोष का कम से कम 50% हिस्सा टीयर 2
और टीयर 3 शहरों में खर्च किया जाएगा। मध्यस्थों के प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च न हो पाए आईपीएफ आईएसएफ का ट्रांसफर और निवेश संरक्षण एवं शिक्षा कोष पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब यहाँ पर दिया गया इसका निष्कर्ष आईपीएफ और आईएसएफ के लिए विनियमकीय ढांचे ने निवेशकों को वित्तीय रूप से जागरूक करने एवं उन्हें संस्थागत रूप से सुरक्षा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है। भविष्य में इन उपायों का वित्तीय साक्षरता और बाजार पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आता है 11वां पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग। तो अभी मध्यम वर्ग सुर्खियों में क्यों है, तो इसको देखते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि देश की आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से साकार करने के लिए एक विशाल, विस्तृत और तेजी से समृद्धि होते विशुद्ध मध्यम वर्ग की आवश्यकता है। यहाँ है भारत मिडिल क्लास मध्य वर्ग। मध्य वर्ग वाले कौन है? जिसे सरल शब्दों में कहे तो यह वर्किंग क्लास, जैसे कि दैनिक मजदूरी व वेतन वाले हैं। अपर क्लास यानी बहुत अधिक पैसे वाले के बीच लोगों का एक ऐसा समूह या वर्ग है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। यह उच्च वर्ग की भांति न तो सभी सुविधाओं से संपन्न और न ही निम्न वर्ग की तरह सभी सुविधाओं से वंचित होते हैं, मतलब बीच के होते हैं। इस वर्ग में कितने लोग हैं? तो पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी और भारत की सिटीजन एनवायरमेंट सपोर्ट के अनुसार भारत की 31% आबादी मध्यम वर्ग की है। इसके 2047 तक बढ़कर 61% तक पहुंचने का अनुमान है। देश की लगभग 1/4 संपत्ति मध्यम वर्ग के पास है। मध्यम वर्ग के लिए 1991 के सुधार का महत्व क्या है? 1990 के दशक में मध्यम वर्ग का आकार कुल जनसंख्या का 1% से भी कम था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक समृद्धि ने मध्यम वर्ग के आकार में काफी विस्तार किया। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान मध्य वर्ग जो उपभोक्ता संचालित भावना से प्रेरित होता है का इस दौर में महत्व बढ़ गया है। मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण क्यों है? तो इससे होते हैं कि उच्च खपत वाले होते हैं, लगभग 70% होते हैं। इसे उपभोक्ता संबंधित टिकाऊ वस्तुओं, आवास, शॉपिंग मॉल और अन्य अवसंरचना की मांग में वृद्धि करते हैं, मतलब उच्च खपत करते हैं, जैसे कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए भी ये लोग अपना उपयोग करते हैं। कर में भागीदारी है तो 79% इनका कर में भागीदारी होता है। सामाजिक सेवाओं को वित्त पोषित करने में क्षमता बढ़ाते हैं। बचत और मानव पूंजी लगभग 50% तक हिस्सेदारी रखते हैं बचत में, व्यय करने में, आय करने में और बचत करने में। बचत और मानव पूंजी को प्रमुख भागीदारी होते हैं और यह बचत दर और मानव पूंजी में निवेश करने की इच्छा भी अधिक होती है इनकी, मतलब ये लोग LIC वगैरह करा देते हैं, फिक्स करते हैं, पैसे वैसे बचाते रहते हैं, हमेशा व्यय करते हैं, बचाते रहते हैं, अपने परिवार चलाते रहते हैं। समृद्धिकारी चक्र शुरू हो जाता है, जैसे कि यह एक निश्चित सीमा तक होती है जो मध्यम आकार की होती है। ऐसे में विशालकाय मध्यम वर्ग अधिक व्यय करता है जिससे व्यावसायिक लाभ भी होता है, तो साथ ही बचत और निवेश भी वृद्धि होती है। अंततः मध्यम वर्ग, बड़ा मध्यम वर्ग तैयार हो जाता है। अब मध्यम वर्ग द्वारा सामना की जाने वाली क्या चुनौतियां की जाती हैं? जैसे रहन सहन की लागत में वृद्धि, जिस जीवन शैली पर होने वाला खर्च उनकी आय की तुलना में तेजी से बढ़ा है। अमीर लोगों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले उपभोग पैटर्न की नकल करते हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं उनका नकल करते हैं ये लोग और अपने को भी एक उच्च लेवल के दिखाते हैं। कर्ज का बोझ भी इनके ऊपर ज्यादा रहता है, कर्ज लेकर सारे काम करते रहते हैं और लंबे समय तक परेशानी का कारण भी बन सकता है। तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति में वर्ग की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है। भोजन और ईंधन पर भी खर्च करते हैं, ज्यादा खाते पीते, अच्छा रईसों तरह रहना दिखाते हैं। औपचारिक क्षेत्र को बढ़ता दायरा, इसके जिसे लगभग 90% लोग रोजगार प्रदान करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन के केवल 1/3 हिस्से का योगदान ही करता है। योगदान व लाभ में अंतर, तो एक करों के रूप में उनका योगदान सरकार की सेवाओं से उन्हें मिलने वाले लाभों से कहीं अधिक है। सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के कम अवसर होते हैं, सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर सीमित है। जाति और लिंग आधारित भेदभाव जैसी बाधाएं उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकती हैं, मतलब कि वो भी समाज का बहुत ज्यादा इनको परेशानी होती है कि समाज क्या कहेगा, कोई भी समाज के नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, इनको समाज के बारे में बहुत डर रहता है। जैसे कि अब उसे बहुत बड़े लोगों को और बहुत छोटे लोगों को ज्यादा उसे टेंशन नहीं रहता है जितने इन लोगों को रहता है। बहुत ज्यादा दिखावा करने का इनका वो रहता है आदत सी। इनको चुनौती से निपटने के लिए आगे की राह क्या है? तो सार्वजनिक अवसंरचना में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करना जरूरी है। उत्पादकता को समावेशन और कुशल और सस्ता परिवहन इनको दिया जाए।
औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए जिससे अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों स्तरों को लाभ प्राप्त हो। अल्पकालीन जिससे रोजगार सुरक्षा की भावना हो, दीर्घकालीन यानी समग्र घरेलू उपभोग हो, और रहन सहन की लागत से जुड़ी समस्याओं को निपटान करना चाहिए, जैसे कि आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करना, मांग पक्ष आधारित समर्थन करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता करना, तृतीयक स्तरीय शिक्षा देना, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं को दायरे को बढ़ाकर स्वास्थ्य देखभाल को कवर करना, कराधान प्रणाली में संभावित सुधार, बैंकरिट अर्थात कर दरों में मुद्रास्फीति से प्रेरित वृद्धि को समाप्त करने पर विचार, और मध्यम वर्ग के अलावा अन्य व्यापक क्षेत्रों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पूंजी और पूंजीगत लाभ, संपत्ति तथा विरासत संबंधित आय आदि शामिल होती हैं। अब आता है 12वां, भारत में रेलवे सुरक्षा। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में उड़ीसा के बालासोर जिले में हुई रेल दुर्घटना ने भारत में रेलवे सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को फिर से चर्चा में का विषय बना दिया है। तो भारत में रेलवे सुरक्षा संबंधित मुद्दे, वित्त संबंधी सुरक्षा पर सीमित व्यय हो रहा है। मार्च 2023 में एक संसदीय समिति ने कहा कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए निर्धारित वार्षिक वित्त पोषण का एक बार फिर पूर्ण रूप से खर्च नहीं किया गया है। नकारात्मक परिचालन अनुपात है और ये 107.4% थे, परिचालन अनुपात में थी। 100 रुपए कमाने के लिए 107 रुपए खर्च किए जाते हैं, मतलब ये रेलवे में। और सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं, जैसे पटरी से उतरना। भारतीय रेलवे में ट्रेनों की पटरी से उतरने की घटनाएं ज़्यादा ही आती हैं, और रेलवे से संबंधित 69% दुर्घटनाएं होती हैं। और आधुनिकीकरण, ट्रैक नवीकरण के अभाव है, मतलब नया मॉडर्न और नए टेक्नोलॉजी से, नए इनोवेशन से ये अभी नहीं आ रहे हैं, इसमें अभाव है। रेलवे सुरक्षा आयोग, तो ये मंत्रालय है जैसे कि नागर विमानन मंत्रालय। इसे नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने के कारण को रेलवे प्रतिष्ठान अर्थात भारतीय रेलवे के संस्थानों के प्रभाव से अलग रखना और हितों के टकराव को रोकना है। उत्पत्ति, इसका नाम पहले रेलवे निरीक्षणालय था। इसे 1961 में रेलवे सुरक्षा आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया था। सौंपे गए कार्य, तो यह रेल यात्रा और परिचालन सुरक्षा से संबंधित मामलों के निवारण में मदद करता है। रेलवे अधिनियम 1989 के तहत सांविधिक कार्य, निरीक्षणात्मक जांच संबंधी औप और सलाहकारी कार्य है। यह गंभीर रेल दुर्घटना की जांच करता है। अब पटरियों पर क्षमता अधिक रेल, पटरियों पर क्षमता से अधिक रेल है, मतलब पटरी कम है और लेकिन रेलगाड़ी ज्यादा है और उनकी क्षमता बहुत कम होती जा रही है। इनको संबंधित संगठन संबंधी मुद्दे क्या हैं? अनिवार्य सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करना, जांच में देरी हो रही है, टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप टू डाउन है, मतलब ऊपर से बोला जाएगा, नीचे तक कितना काम होगा रिपोर्ट बना के लोग दे देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या रिसर्च करना है वो नहीं देखते हैं। मानव संसाधन संबंधी मुद्दे क्या है? तो रिक्तियां हैं, मतलब कि रेलवे मंत्रालय के अनुसार भारत में पूरे 3.12 लाख और राजपत्रित पद खाली हैं, मतलब कि नौकरी वगैरह खाली है लेकिन फिर भी पदों को भरा नहीं जा रहा है। अकुशल और अप्रशिक्षित कर्मचारी हैं, मतलब ऐसे कर्मचारियों को काम पर लगाया गया जो कि कुशल ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों पर कार्य किया जाता है। लोको पायलट ट्रेन ड्राइवरों से अधिक काम लिया जाता है। रेलवे सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, तो रेलवे में अधिकांश दुर्घटनाएं ट्रेनों के पटरी से उतरने से संबंधित होती हैं। सहस्त्राब्दी की शुरुआत में ट्रेनों के पटरी से उतरने से संबंधित दुर्घटनाओं की संख्या लगभग 350 प्रति वर्ष थी, जो पिछले 2 दशकों के दौरान घटकर 2021-22 में 22 हो गई हैं। रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, लिंक हाफमैन बुश डिब्बों के उपयोग को बढ़ाना और बजटी व्यय में वृद्धि करना है। कवच प्रणाली की शुरुआत किया गया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण के हेतु अन्य प्रयास भी किए गए, जैसे मशीन द्वारा ट्रैक रखरखाव। इनके तहत ट्रैक रखरखाव मशीनों द्वारा किया जाएगा, जैसे कि हाई आउटपुट टैंपिंग और स्टेबलाइजिंग मशीन। उसके बाद है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, पटरियों की निगरानी एवं जांच संबंधी कार्यों भी आधुनिक बनाया गया है। ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम और स्क्रीनिंग प्रणाली बनाया गया है और मानव रहित क्रॉसिंग को हटाना है। रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण है। रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती, रेलवे सुरक्षा के लिए सुझाव, जिसे कि CAG द्वारा दिए गए सुझाव हैं। दुर्घटना संबंधी जांच को
पूरा कर उसे अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। रखरखाव संबंधी गतिविधियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए। इसके लिए ट्रैक रखरखाव को कार्य को पूरी तरह से मशीनों द्वारा करने, बेहतर प्रौद्योगिकियों को अपनाने जैसे उपाय किए जाने चाहिए। दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। कमियों की पहचान करने और उससे अवगत होने के लिए रियल टाइम में समन्वय, पटरियों के पास बसावट कम करना चाहिए, मतलब जो लोग बसे हुए हैं उनको कम करना, और संरचना और कौशल, दरवाजों में स्वचालित लॉक प्रणाली दें। दुनिया की प्रमुख रेलवे में से केवल भारतीय रेलवे में ही दरवाजा बंद और लॉक न होने पर भी ट्रेन चल देती है। ट्रेन के चलने से पहले से दरवाजे बंद हो जाने से ट्रेनों में यात्री सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी। अब है 13वां, सड़क सुरक्षा। तो सुर्खियों में क्यों है? NHA ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्पॉट को ठीक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। NHAI ने ये दिशा निर्देश अल्पकालिक उपायों के रूप में जारी किए हैं, जिसे मुख्य दिशा निर्देश के एक नज़र है। इसके लिए NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को दुर्घटना संभावित स्पॉट को ठीक करने का काम सौंपा गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स का इस प्रकार के एक स्पॉट को ठीक करने और सुधारने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। ऐसे दुर्घटना संभावित स्पॉट स्थानों को पहचान सिफारिश संबंधित राज्य पुलिस प्रमुख या जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे 10 लाख रुपए से अधिक 25 लाख रुपए तक की लागत अल्पकालिक उपायों का अधिकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपा गया है। अल्पकालिक उपायों में अग्रिम चेतावनी देने वाले संकेतों में जेब्रा क्रॉसिंग, क्रैश बैरियर्स और रेलिंग, सोलर लाइट, ब्लिंकर जैसी पैदल यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराना शामिल है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या है? तो खराब सड़क डिजाइन आदि है, जिससे कि खराब डिजाइन किया गया है। जैसे कई बार राजमार्गों सड़कों में बेहतरीन ढंग से जुड़े होते हैं। सड़कों का डिजाइन भी कभी कभी तेज वाहन चलाने के लिए उकसाता है। उससे सड़क सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती है, जैसे कि अपर्याप्त संकेत, त्रुटिपूर्ण सड़क चिन्हांकन या उन्हें गलत जगह पर लगाना, स्पीड ब्रेकर्स के खराब निर्माण है। इस डेटा बैंक का है। तो 2021 में 4.12 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2021 के अनुसार 1.5 लाख लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, मतलब 1.5 लाख लोग सड़क से मर गए थे, दुर्घटना मर गए हैं। सड़क पर या सड़क के किनारे चल रहे मरम्मत व निर्माण का कार्य, गलत संकेत, यातायात नियंत्रण की कमी है। मौसम की स्थिति होती है कि दृश्यता कम हो जाती है, सड़क की सतह फिसलने वाली हो जाती है। ऐसे में गंभीरता उत्पन्न हो जाती है और दुर्घटना हो जाती है। फुटपाथ पर अतिक्रमण हो जाता है और वाहनों की उपयोग की अवधि, जैसे कि वाहन की कितना उपयोग होना चाहिए, कितने उसके टायरें फटने, ब्रेक्स फेल हो जाने, वाहन के पलटने की खतरा अधिक होती है। मानवीय कारक क्या है? तो ओवरलोडिंग, खराब ड्राइविंग, स्टंट करना, ट्रिपलिंग राइडिंग और इस सब पे रोक लगाना चाहिए। यातायात का उल्लंघन करते हैं लोग। विनियमन संबंधी समस्या है कि प्रशिक्षण और टेस्टिंग, अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है। और इसमें पहले तो ये देख लेते हैं कि सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई पहले क्या है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010 में सभी स्तरों पर सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली नीतिगत पहलों की रूपरेखा दी गई है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के 19 मोटर वाहनों से संबंधित लाइसेंस और परमिट, मोटर वाहनों के लिए मानक उल्लंघन के लिए दंड आदि का प्रावधान करता है। एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, टायर क्रैश टेस्ट, उत्पादन में संपूर्ण वाहन सुरक्षा अनुरूपता आदि के संबंध में ऑटोमोबाइल्स के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किया गया है। योजना निर्माण स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस यह पूरे भारत में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के बारे में प्रासंगिक विवरण प्राप्त करता है। सड़क सुरक्षा पर ब्रासिलिया घोषणा पत्र 2015 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को 200 तक आधा करने का लक्ष्य रखा गया है।
अन्य पहल योजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना नेक व्यक्तियों को पुरस्कार देने के लिए सुरक्षित सफर पहल है। देखिए आगे की राह देखते हैं। तो इसका सड़क डिजाइन स्थिति में सुधार, जैसे कि डिजाइन में सुधार करना चाहिए, दुर्घटना ऑडिट करना चाहिए, मतलब कैसे हुआ है। अन्य में जैसे कैश बैरियर, पैरापीट, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, हर मौसम में परिवहन के लिए अनुकूल सड़कें, त्रिव मोड़ पर बड़े दर्पणों का प्रावधान आवश्यक करना चाहिए। वाहनों में सुधार, सुरक्षा संबंधी फीचर्स के लिए नई प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी करण में से लागत में कमी आएगी। इस प्रकार इन फीचर्स को लगभग सभी वाहनों में उपलब्ध करवाया जा सकेगा। भारत एनसीएपी को लागू करना, यह भारत में बेची जाने वाली कारों की सुरक्षा जांच करने के लिए रेटिंग आधारित एक नया प्रोग्राम, यह वैश्विक मानकों के अनुरूप है। वाहन स्क्रैपिंग की नीति लाना है, मानव व्यवहार को सुधारना है, विनियमन को सुधारना है। जिससे इसके निष्कर्ष क्या है अब है। तो संयुक्त राष्ट्र 2021 से 2030 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक घोषित किया है। इसमें सड़क यातायात दुर्घटना से होने वाली मौतों और चोटों को 2030 तक कम से कम 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। तो अब आता है चौथे में संक्षिप्त सुर्खियां हैं, जैसे कि विकासशील देश का दर्जा। भारत को विकासशील देश का दर्जा दिया गया है, जिसे चीन के साथ एक विकासशील देश के रूप में व्यवहार नहीं करता है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी यह पारित किया कि इससे पहले एक कानून पारित किया। कानून के तहत यह दावा किया गया कि चीन को अब विकासशील देश नहीं माना जा सकता है। वह विकसित देश है, फिर भी अपने को विकासशील देश मानता है। वह सैन्य शक्ति दुनिया भर में उसका व्यापक निवेश है। तो विकासशील देश से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। हम चलते फिर आगे। ग्लोबल लेबिलिटी, तो यहाँ पे है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 का है। तो इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। यह सूचकांक 173 शहरों के रहने योग्य जीवन निर्वाह की स्थिति है। इसकी रैंकिंग 5 कारकों के आधारित पर है: स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा तथा बुनियादी ढांचा। सबसे अधिक महत्व संस्कृति, पर्यावरण तथा स्थिरता को दिया जाता है। इसका सूचकांक मुख्य बिंदु, जैसे ऑस्ट्रिया के वियना में लगातार दूसरी बार दुनिया में रहने वाले योग्य सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। भारतीय शहर नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। यूएनडीपी और डे यानी DAY डे NULM में साझेदारी, यूएनडीपी एंड वही पार्टनरशिप किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने एक सहयोगी साझेदारी शुरू की है। तो ये एक अच्छा करियर विकल्प है। ये कुछ उद्यमियों की महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए केवल 15% है। अपने स्वयं के उद्यमों को शुरू करने और विस्तार करने के इच्छुक महिलाओं को सहायता प्रदान करना। यह 3 वर्षीय परियोजना है, 2025 से आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभिक चरण में 8 शहरों को शामिल किया गया है। ये 2014 से 15 से लागू कहा जा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजना है, इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कार्यान्वित कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या है। तो ये 2023-24 में चीनी क्षेत्र के लिए गन्ने के FRP को मंजूरी दी है। वह न्यूनतम FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलें किसानों पर गन्ना खरीदती है। यह गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत लिया जाता है। गन्ने के लिए दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की गई है। FRP की घोषणा केंद्र सरकार करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर घोषित किया जाता है। अब है सुलभ समझौता और तकनीकी राइट ऑफ के लिए रूपरेखा है। तो यह सुलभ समझौता और तकनीकी राइट ऑफ के लिए रूपरेखा जारी किया है RBI। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की गति प्रदान करना है, साथ ही सभी विनियमी संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश को तर्कसंगत बनाना है। वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक, आवास वित्त कंपनियों के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि शामिल हैं। इसमें दबावग्रस्त कंपनियों के साथ परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रीड्यूसिंग फ्रेमवर्क जारी करना है। अब आता है इसमें छठा आता है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है। तो वित्तीय स्थिरता ये छमाही होती है जो कि RBI द्वारा जारी की जाता है। ये भारतीय वित्तीय प्रणाली की वित्तीय स्थिरता और लचीलेपन की जोखिम को दर्शाता है। ये IMF भी जारी करता है FSR को। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अच्छी तरह से पंजीकृत है, साथ ही किसी भी अतिरिक्त पूंजी निवेश के अभाव में ही 1 वर्ष की अवधि में व्यापक आर्थिक आघात को सहन करने में सक्षम है। मार्च 2023 में यह 10 साल निचले स्तर पर 3.9% स्तर पर आ गया था।
अब आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो कि वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति अत्यधिक मंद होने रहने की संभावना है, ऐसा बताता है। और यह 2024 में हेतु जीडीपी वृद्धि का अनुपात को 6.3% फीसदी गिरी हुई है, जबकि जीडीपी का वृद्धि दर 6.6% बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कॉर्पोरेट जगत को होने वाले लाभ से भारत के निजी निवेश में बढ़ोतरी होने की संभावना बताया जा रहा है। बेरोजगारी घटकर 6.8 हो गई है। वित्तीय स्वास्थ्य सेवा संस्थान ब्यूरो के बारे में है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए नए अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक का चयन किया गया है। ये केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इसके प्रधान डीएफएस व लोक उद्यम विभाग के प्रभारी सचिव भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं। संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले कई अंशकालिक सदस्य भी हैं। अब है ग्रीडफ्लेशन। तो ये मूल संदर्भ में ये मुद्रास्फीति या कीमतों की बढ़ोतरी में आर्थिक प्रवाह या पूर्ति मांग से नहीं बल्कि कॉर्पोरेट लालच से प्रेरित होती है। कॉर्पोरेट के अत्यधिक मुनाफे की इच्छा मुद्रास्फीति में जन्म दे रही है। कंपनियां न केवल इनपुट लागत को कवर करने के लिए बल्कि अपने लाभ मार्जिन बढ़ाने के लिए भी कृत्रिम रूप से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर रही हैं। अंतर्दृष्टि क्या है? तो आरबीआई गवर्नर अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड शुरू किया है। आरबीआई की ओर से यह आंतरिक स्तर पर किया जा रहा है। बस इतना याद रखिए कि आरबीआई ने शुरू किया है। ये गिफ्ट टैक्स क्या है? ये है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इक्विटी शेयर खरीदारों की गिफ्ट टैक्स से छूट है। तो इसको याद रखिए कि इस छूट के बारे में तब जारी रखा जाता है जब तक कि रणनीतिक निवेशक को टेक ओवर के बाद पीएसयू में कम 51% हिस्सेदारी रखता है। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है। नाम याद रखिएगा, IMD। 64 अर्थव्यवस्थाओं उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के आधार पर आकलन किया जाता है। डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। 3 पर डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। भारत 3 स्थान गिरकर 40वें स्थान पर आ गया है। 2019-21 की तुलना में यह भारत बेहतर स्थिति में है, जैसे कि विनियमन दर स्थिरता, मुआवजे के स्तर, प्रदूषण नियंत्रण में सुधार। अब आता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये ई-नैम पोर्टल द्वारा वित्त वर्ष 2024 से 1 ट्रिलियन रुपए के व्यापार को पार करने का अनुमान है। यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को एक साथ जोड़ता है। कृषि जिन्सों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है। समस्त एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचनाओं में कमियों को दूर करके तथा रियल टाइम आधार पर जिन्सों की कीमत तय करने को बढ़ावा देकर। यह पोर्टल पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तहत लघु कृषि व्यापार पर संघ कार्यान्वित करता है। अब आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी इसका मंत्रालय ये है, और कृषि किसान मंत्रालय ने फेस ऑथेंटिक फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप शुरू किया है। तो ये याद रखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। किसी व्यक्ति की विशेष पहचान के लिए यह लाया गया है एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने पशुधन विधेयक का मसौदा वापस लिया है। यह पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए बनाया गया है। यह वापस ले लिया गया, जो 2023 का था। बस तो इसको इतना ही याद रखिए, इसको वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्स से संबंधित पायलट परियोजना शुरू की गई है। ERSO का भारत के लिए महत्व क्या है? तो इससे मिशन लाइफ और चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा। सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी, कार्यबल के कौशल में वृद्धि होगी, MSME क्षेत्र का विकास होगा। यह $20 बिलियन तक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना देता है।
अब है कच्चे तेल के सामरिक भंडार हैं। राजस्थान की नमक गुफाओं, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड राजस्थान में नमक की गुफा आधारित सामरिक तेल भंडार विकसित करने की संभावना और व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है। तो ये इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। नेक्स्ट देखते हैं कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना। तो कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। केंद्रीय क्षेत्र की यह एक योजना है। 2021 से 22 से लेकर 2025 से 26 तक की अवधि तक जारी रहेगा। ये इसका महत्व है कोयला संसाधनों को प्रमाणित करती है, इनकी मात्रा एक अनुपात में लगाती है। एक नए कोयला बॉक्स की नीलामी के लिए भी जारी किया जाता है। 19वां है इस्पात उद्योग। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। तो उसी के बारे में ये लगभग 2% कम कार्बन, 1% मैंगनीज, अल्प मात्रा के सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर व ऑक्सीजन होता है। अब आता है पेट्रोलियम कोक, पेट कोक। तो यह विदेश व्यापार महानिदेशालय लिथियम आयन बैटरी उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में पेट कोक आयात की अनुमति दे दी है। यह कोयले की तुलना में पेट कोक को लाभ है, जैसे कि इसका कैलोरी मान उच्च होता है। कोयले के 3500 से 4500 किलो कैलोरी किलोग्राम की तुलना में पेट कोक का कैलोरी मान 7800 किलो कैलोरी किलोग्राम होता है। पेट कोक हाइड्रोफोलिक होता है, जबकि कोयला हाइड्रोफिलिक होता है। इसका अर्थ है कि पेट कोक वर्षा के मौसम में नमी धारण नहीं करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसको ऐसे क्यों पढ़ा, इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं हाइड्रोफोबिक। पेट कोक कम वाष्पशील पदार्थ है, ऐसे में इसके वाष्प बनकर नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। इसके दहन के बाद राख की कम मात्रा उत्पन्न होती है। इसकी समस्याएं क्या है? तो 80% अधिक कार्बन है, 5 से 10% अधिक CO2 उत्सर्जन करता है। पारा, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकेल जैसे भारी धातुओं के साथ साथ सल्फर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसें वातावरण में पहुंचाती है। इसमें भारी धातुएं मौजूद होती हैं। अब आता है राष्ट्रीय राजमार्ग डेटा सर्वेक्षण विश्लेषण। यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा के प्रबंधन इकाई है। रिपोर्ट के अनुसार बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो कोयले का कुल अनुमानित भंडार 3,61,411.46 मिलियन टन था। यह भंडार भारत की ऊर्जा आवश्यकता को लगभग आधे हिस्से को पूरा कर सकता है। तो चलिए, इसमें यही था। तो हम लोग अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह इकोनॉमी का सेगमेंट जो कि जून 2023 चल रहा था मैगजीन, तो ये समाप्त होता है यहाँ पर इकोनॉमिक का। और भी हर महीने का ऐसे ही हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। और भी प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट में ये मैगजीन देख सकते हैं। और ये जून से शुरू किया गया है, जून, जुलाई, अगस्त, और भी पिछले महीने का भी बनाया जाएगा। तो यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगभग 1.5 साल करंट अफेयर, तो आप लोग इसको जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।